हेलो फ्रेंड्स, पीजीजीएस में आपका स्वागत है। मैं दीपक कुमार भट्ट फिर सोलर सिस्टम को आगे बढ़ाते हैं। इसमें बहुत सारे टॉपिक्स हैं। हम यही चाह रहे थे कि जब तक आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर ना हो, एक भी बिंदु ऐसा ना हो जिस पर कि हम लोग चर्चा न करें। जब पढ़ ही रहे हैं तो पूरा सोलर सिस्टम के बारे में पढ़िए, लेकिन उसके पहले पुनः हम यही बात करना चाहते हैं कि जो हमारे कमेंट बॉक्स में जिनका सबसे बढ़िया कमेंट आया है उनको फिर एक बार धन्यवाद देना चाहते हैं। और फिर वही व्यक्ति इब्रार आलम और देवव्रत सिंह जी फिर विनर हुए हैं। मैं इनको पिकअप करता हूं, मैं इनको तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। दोस्त, आज मैं थोड़ा सा आपको मोटिवेट करना चाहता हूं, क्योंकि बहुत सारे व्हाट्सएप वगैरह हमारे पास आए हैं जो एक कह रहे हैं, बहुत सारे लड़के, बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये हमारे पास सूचना दिया गया है कि सर पढ़ाई नहीं हो पा रही है, लॉकडाउन की वजह से घर पे हम पढ़ ही नहीं पा रहे, फिर कैसे पढ़ाई करें। तो दोस्तों, ये आपदा तो सबके लिए आई है, आपके लिए भी, हमारे लिए भी, सबके लिए। आप देख रहे हैं कितने भाई रोज मर रहे हैं, कितने हमारे बिहार के लोग बाहर से आए, रास्ते में कितनी परेशानियां हुई, घर में आने के बाद भी उनको परेशानियां है। उनको हम प्रवासी मजदूर नहीं कहेंगे, इसलिए नहीं कहेंगे कि वो हमारे ही देश के नागरिक हैं, और उनको हम प्रवासी अपने देश से बाहर कैसे कह दें। देश में हर जगह ये हर नागरिक को अधिकार है एक जगह से दूसरे जगह जाना, काम करना, फिर वो प्रवासी क्यों। लेकिन कुछ लोगों ने उन्हें प्रवासी बना दिया है। वो हमारे अपने दोस्त हैं, भाई हैं, बंधु हैं, माताएं हैं, बहनें हैं। तो दोस्त, आपदा को अवसर में कैसे बदला जाए, इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लिया जाए। आपदा तो है ही उनके लिए, लेकिन हम उनके लिए कहना चाह रहे हैं कि जो थोड़ा सा ही पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, जो जहां बाहर में जाकर के मजदूरी कर रहे थे, काम कर रहे थे, सब लोग मजदूर है। ऐसा नहीं कि आप ही मजदूर है, ऐसी बातें नहीं है। जो भी किसी के अंडर में काम करता हो वो मजदूर है, चाहे वो आईआईटी इंजीनियर हो या कोई भी हो, सरकारी पदाधिकारी भी है तो वो भी एक मजदूर है, सरकार का मजदूर है। इसलिए आपके अंदर वो ग्लानि महसूस नहीं होनी चाहिए। आपको अंदर वो गिल्टी भावना नहीं होनी चाहिए कि आप मजदूर हैं। आप इसको अवसर में बदलिए। आप थोड़ा सा ही पढ़े लिखे हैं, जितना दिन तक लॉकडाउन रहता है, आप कहीं बाहर नहीं जा रहे हैं, उतना दिन तक घर में उसका सदुपयोग कीजिए। किताब की दुकानें खुल चुकी हैं, आप वहां से जाइए, एक बुक केवल लाइए, कोई भी एक बुक जिसमें कि सब सब्जेक्ट के बारे में नॉलेज हो। ज़्यादा नॉलेज ना हो कोई बात नहीं, थोड़ा सा भी अगर सब सब्जेक्ट को टच किया गया हो, वही एक बुक लाइए, किताब लाइए। एक एटलस ले लीजिए और आप बैठ के पढ़िए, घर में बैठ के पढ़िए। हम आपको गाइड करते रहेंगे, अपना एक्सपीरियंस आपके साथ साझा करते रहेंगे और आप निश्चित रूप से सफल होंगे। अगर आप, हो सकता है कि 3 महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में लॉकडाउन खत्म हो जाए, फिर आप चले जाएं। उस कंडीशन में आप कहेंगे कि फिर ये पढ़ाई का क्या महत्व, फिर तो हमको जाना ही है। नहीं, आपको जाना भी है तो नॉलेज आपके साथ रहेगा दोस्त, कहीं भी आपको काम देगा। कोई आप पर कमेंट नहीं कर सकता है। तो आप इस आपदा को अवसर में बदल सकते हैं। दूसरा, उन लोगों के लिए हम कहना चाह रहे हैं कि जो कोचिंग में पढ़ते थे, जो प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी शहरों में बैठ करके करते थे, उनको हम कहना चाह रहे हैं कि आप कैसे पढ़ें। आप अपने जहाँ भी आप हैं, जिस जगह पे हैं, वहाँ पर आप ग्रुप बनाइए।
ग्रुप में पढ़िए। ग्रुप में पढ़ने से फायदा क्या होगा कि जो टॉपिक हम पढ़ा रहे हैं उस टॉपिक के बारे में आप अपनी बुक से उस टॉपिक को पढ़िए। और जैसे 5-6 लोगों का ग्रुप बनाया है, 5-6 लोगों को ग्रुप में कह दिए कि मेरा वीडियो देखे, मेरा चैनल देखे, और उससे संबंधित जैसे सोलर सिस्टम हम पढ़ा रहे हैं, जैसे यूनिवर्स के पढ़ा रहे हैं, यूनिवर्स के बारे में पढ़ा रहे हैं, यूनिवर्स और सोलर सिस्टम हर बुक्स में अवेलेबल है। आपको समझ में नहीं आ पा रहा है, समझते नहीं, इसलिए आप रटने का प्रयास करते हैं। अब हम आपको अपने वीडियो के माध्यम से समझा रहे हैं। आप बुक पढ़िए, वीडियो देखिए, दूसरों को प्रेरित कीजिए और आपस में पढ़ने के बाद डिस्कशन कीजिए। और जो चीज समझ में नहीं आए वो अपने कमेंट में डाल दीजिए, हम उस पर जरूर ही चर्चा करें, क्योंकि पूरा कमेंट हम देखते हैं। और अब कहिए कि हम तो खुद भी पढ़ सकते हैं, तो नहीं, आप खुद भी तो पढ़ सकते हैं, लेकिन मान लीजिए कि 5 आदमी का ग्रुप है, 10 आदमी का ग्रुप है, तो 10 के मन में 10 तरह के क्वेश्चन एराइज होंगे और 10 आपसे चर्चा करेंगे, आप लोग 10 चर्चा करेंगे। कहीं जाने की जरूरत नहीं है, किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है, बस बाई फोन ही पढ़ लिया आपने, 1-2 क्वेश्चन पूछा, आपने 1-2 क्वेश्चन पूछा, आपने क्वेश्चन नोट डाउन किया, दूसरे लोगों ने, सब लोगों ने क्वेश्चन नोट डाउन किया और आपस में साझा कर लीजिए। अगर व्हाट्सएप का ग्रुप बना लिए तो और बढ़िया है, 10 आदमी का व्हाट्सएप का ग्रुप बनाइए, सबके पास वीडियो पहुंच रहा होगा, वीडियो पे देखिए और क्वेश्चन राइट डाउन करिए। आपस में डिस्कशन से भी 10 क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। और अगर कोई क्वेश्चन उसमें से सॉल्व नहीं होता है, मेरे पास कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। इससे क्या होगा, कहा जाता है कि कर भला तो होत भला। आप अगर दूसरे का भलाई कर रहे हैं, दूसरे को प्रेरित कर रहे हैं पढ़ने के लिए, आपका खुद भी भला हो रहा है। क्योंकि आप अगर अकेला सोचेंगे तो मात्र एक ही क्वेश्चन पर गौर करेंगे, मात्र एक ही दो क्वेश्चन निकाल सकते हैं, 3 क्वेश्चन निकाल सकते हैं। 10 लोगों के ग्रुप में रहेंगे, 10 क्वेश्चन आपका सॉल्व होगा। इसलिए भाई अपना मदद कीजिए, साथ साथ दूसरों का भी मदद कीजिए, आपका स्वतः ही मदद हो जाएगा। तीसरा, कुछ ऐसे भी स्टूडेंट हैं जो पेशे से शिक्षक हैं, टीचर हैं, उनको भी मैं कहना चाह रहा हूं कि आप जो भी सब्जेक्ट पढ़ाते रहे, अपने विद्यार्थियों को एज ए टीचर आप कहें कि ये वीडियो चैनल दीपक भट्ट सर का वीडियो चैनल, तो उनको यही बोलना है कि भट्ट सर का वीडियो चैनल देखो और आप जो भी तुम्हारे पास बुक हो उस टॉपिक को उसमें पढ़ो और आपस में डिस्कशन करो। कल तुमसे जरूर क्वेश्चन पूछेंगे और इस तरह से वो एक्टिव रहेंगे और साथ साथ आप भी अप टू डेट रहेंगे। ये नॉलेज आपको हमेशा काम आएगा, चाहे आप जीएस पढ़ने वाले हो या ना हो। और जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो सोने पे सुहागा है। तो आइए फ्रेंड्स, अभी देखें सोलर सिस्टम के बारे में। अभी तक आपने गैलेक्सी पढ़ी है, गैलेक्सी तक हम पहले यूनिवर्स से चर्चा किए थे, जो कि आप फर्स्ट वीडियो में देखे होंगे, पहला वीडियो में देखे होंगे। यूनिवर्स के बारे में हमने चर्चा किया था, क्योंकि 15 अरब साल पहले निर्मित हुआ। उसके बाद गैलेक्सी के बारे में हमने नॉलेज हासिल की और अब गैलेक्सी का एक पार्ट है सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम, सौर मंडल हमारा गैलेक्सी का पार्ट है। अब उस पर जरा गौर करते हैं, कैसे आसमान में, कैसे अंतरिक्ष में विराजमान है। आप देखिए, ये है हमारा स्टार, ये है सूर्य, इसको यही है सन, ये है सन। सन के ये सब छोटे छोटे ग्रह हैं, जो कहते हैं प्लैनेट। क्या है? ये है प्लैनेट है, प्लैनेट। प्लैनेट को 2 भागों में बांटते हैं। प्लैनेट को 2 भागों में बांटा गया है, एक
इनर प्लैनेट यानी आंतरिक ग्रह और दूसरा आउटर प्लैनेट मतलब बाहरी ग्रह। आंतरिक ग्रह ठोस से बने हैं, सॉलिड से बने हैं। जैसे हमारी पृथ्वी बनी है चट्टानों से, वैसे ही ये आंतरिक ग्रह बने हैं। चार आंतरिक ग्रह और 4 बाहरी ग्रह। 4 आंतरिक ग्रह हैं, 4 बाहरी ग्रह हैं। ये इनर प्लैनेट हैं, आंतरिक ग्रह। ये है आउटर ग्रह। आउटर ग्रह कैसे बना है? हाइड्रोजन, हीलियम, आइस, बर्फ, मीथेन, अमोनिया और कार्बन मोनोऑक्साइड। आप केमिस्ट्री में पढ़े होंगे ये सारी गैसों के नाम। हाइड्रोजन, हीलियम, ये तो बर्फ है, ये है मीथेन, ये है अमोनिया, ये अमोनिया है, और कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड तो दोस्त ये देख लीजिए कि सारे ग्रह आंतरिक हो या बाहरी, सब सूर्य का परिक्रमा करते हैं, सब सूर्य का चक्कर लगाते हैं। क्योंकि आप देखे हैं कि जिस समय यूनिवर्स बन रहा था उस समय भी सारी गैसें घूम रही थी। गैस है तो घूमेगी ही, स्वतंत्र रूप से विचरण करेगी। उसी समय की आदत टेंडेंसी इन ग्रहों में भी बनी रही, और जब ग्रह बड़े आकार धारण करने लगे तो उनमें ग्रेविटेशनल फोर्सेज हुआ, गुरुत्वाकर्षण बल पैदा हुआ, मास के चलते, द्रव्यमान के चलते, और वो अपने प्लैनेट को, सौरमंडल को अपनी तरफ आकर्षित करते रहते हैं, मतलब स्थिर रखते हैं। बाद में बताया जाएगा कि क्यों स्थिर रहते हैं। ये भी एक क्वेश्चन राइज होता है। बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं कि जब सूर्य इतना बड़ा है, आप यहाँ फिगर में देख रहे हैं, पूरा सौर मंडल, अगर पूरा प्लैनेट और सूर्य का भार कैलकुलेट करके 100 माना जाए तो 99.9% पार्ट्स भारी है, 99.9% वजन है सूर्य में। मात्र 0.1% इन सब सारे प्लैनेट को मिलाकर के 0.1% वजन होता है। इतना बड़ा मास तो फिर इन ग्रहों को क्यों नहीं खींच लेता है? जब पृथ्वी इतनी बड़ी मास है तो इतना ज्यादा द्रव्यमान है पृथ्वी का, तो अपने पृथ्वी पर से फेंकी गई सारे चीजों को ऊपर से नीचे खींच लेती है। तो क्या सूर्य नहीं खींच सकता? नहीं खींचता है। क्रिया तथा प्रतिक्रिया बराबर और विपरीत दिशा में लगती है, न्यूटन थर्ड लॉ। और एक और फोर्सेज लगते हैं, सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेज, अभिसारी और अपसारी बल, जिसके चलते ये सारे ग्रह अपने अपने जगह पर फिक्स हैं। बाद में साइंस में पढ़ना होगा। हमेशा कहते हैं कि साइंस का यूज करना पड़ता है एसएसटी सब्जेक्ट को पढ़ाने के लिए। और एक और बात जान लीजिए कि
साइंस और एसएसटी दोनों पर जिसकी पकड़ मजबूत नहीं होगी वो बढ़िया से जीएस नहीं पढ़ा सकता और जीएस पढ़ नहीं सकता। पढ़ना होगा दोस्त, ध्यान देना होगा। चलिए वो बात की टॉपिक है, अभी हम इस पर चर्चा करें। ये सब ग्रह एंटी क्लॉकवाइज कैसे घूम रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज। देखिए ये सब सारे इधर से इधर मूव कर रहे हैं, इधर से ऐसे मूव कर रहे हैं। सब ग्रह एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हैं, लेकिन दो ग्रह क्लॉकवाइज चल रहे हैं, उल्टा। यूवी हमने लिख दिया है, यूवी यूरेनस और वेनस। फॉर्मूला आपको जान बुझ के ऐसा लिखा है यूवी, ताकि आपको याद रहे। देखिए वेनस है माने शुक्र है, और यूरेनस हमने लिखा है अरुण। ये दोनों ग्रह उल्टा परिक्रमा करते हैं। ये क्यों चलेंगे, ऐसे चलेंगे, ये इधर से चलते हैं उल्टा। ये क्लॉकवाइज चलते हैं, ईस्ट टू वेस्ट चलते हैं। ये सब सारे ग्रह कैसे चल रहे हैं, वेस्ट टू ईस्ट, वेस्ट टू ईस्ट। लेकिन ये ग्रह कैसे चल रहे हैं, ईस्ट टू वेस्ट। कारण इनका क्या है, अभी तक यूनिवर्स में बहुत सारी चीजें हैं जिसकी सही जानकारी वैज्ञानिकों को, हम लोगों को नहीं है। उसका कारण यह है कि मानव की बुद्धि अभी तक सीमित है, और इसीलिए तो बार बार हमेशा ही रिसर्च हो रहे हैं। अभी तक जो रिसर्च सामने आया है उसके अनुसार ये ग्रह भी यूरेनस और वेनस भी इसी दिशा में घूम रहे थे, वेस्ट टू ईस्ट घूम रहे थे। लेकिन अचानक सौर मंडल में कोई बहुत बड़ा पिंड इससे टकरा गया। कोई अकस्मात कहीं से दूसरे जगहों से आता हुआ पिंड, या हो सकता है कि यही सब प्लैनेट टकरा गए, और टकरा करके इनकी दिशा को उन्होंने मोड़ दिया। ये घूम रहे थे ऐसे, आगे वो टकरा करके चला गया और इनकी दिशा उल्टी हो गई। ये उल्टा है। ये सौर मंडल में अजूबा ग्रह हैं, सबसे अलग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चे हैं। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चों को आप देखते ही होंगे कि कैसे ये बच्चे सबसे अलग काम करते हैं। उसी तरह से हमारे ये दोनों ग्रह एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, अलग है, सभी ग्रहों से अलग। अब अपने अक्ष पर भी, ऑन एक्सिस, जब एक बार याद रखिएगा, जब ये ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं तो उसको रिवोल्यूशनरी मोशन कहते हैं, परिक्रमा गति कहते हैं। क्या कहते हैं, लिखा हुआ है परिक्रमा गति। लेकिन जब अपने एक्सिस पर घूमते हैं, अर्थात लट्टू की तरह अपने आसपास ऐसे घूमते रहते हैं, उसको कहते हैं घूर्णन गति। घूर्णन गति कहते हैं, रोटेशनल मूवमेंट। अब ये अपने रोटेशनल मूवमेंट भी इनका उल्टा ही है। बाकी सब ग्रह का वेस्ट टू ईस्ट है। वेस्ट टू ईस्ट होने के चलते ही आपका सूरज हमेशा ही पूरब की ओर उगता दिखाई देता है। अब देखिए यहाँ पे हम समझाते हैं, मान लीजिए इधर सूरज है, इधर सूरज हमारा है, और यहाँ पर जापान है। समझिए जापान को कहते हैं उगता हुआ सूरज का देश। अब ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, पृथ्वी घूम रही है एंटी क्लॉकवाइज। तो सबसे पहले यहाँ से ये जापान पड़ेगा सूरज के सामने। सूरज की रोशनी जापान को पड़ी, और जापान के सामने कोई भी देश धीरे धीरे, मान लीजिए यही जापान है, ये घूम रहा है, धीरे धीरे सब पृथ्वी के सब पार्ट्स इसके सामने आते जाएंगे और पूरब की ओर सूरज दिखाई देता जाएगा।
लेकिन इन दोनों ग्रहों पर सूरज पश्चिम की ओर उगता हुआ दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि ये उल्टा घूमते हैं, तो इन सबसे अलग हैं। अब एक चीज और देखते हैं कि ये बने कब, इन ग्रहों की रचना कब हुई, कितना साल पहले हुई। तो सौर मंडल आप देखेंगे, सौर मंडल की रचना लगभग 500 करोड़ वर्ष पूर्व हुई है। और 500 करोड़ वर्ष पूर्व को 5 अरब वर्ष पूर्व भी कहते हैं। लगभग हमने लिखा है लगभग, क्यों? क्योंकि एक्यूरेट वैल्यू होता है 4.6 बिलियन ईयर्स एगो, 4.6 अरब वर्ष। ये क्वेश्चन दरोगा में पूछा हुआ था, बिहार सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी में 2019 में एक क्वेश्चन पूछा गया है। कल हम आपको वो क्वेश्चन भी लिखेंगे और उस पर डिस्कशन करेंगे, उसका ऑप्शन पर डिस्कशन करेंगे। क्वेश्चन पर डिस्कशन ऐसे होता है कि उसके 4 ऑप्शन हैं, चारों पर डिस्कशन हो। तो ये सोलर सिस्टम, सूर्य का निर्माण हुआ लगभग 5 अरब साल पहले। तो ये सब सारी ग्रह भी लगभग 5 अरब साल पहले अस्तित्व में आई। पृथ्वी का एज पूछा है एग्जाम में कि पृथ्वी का एज क्या है। उसमें दिया हुआ था 4.6 बिलियन ईयर्स, मिलियन ईयर्स ऐसे करके दिया था, 15 बिलियन, 15 मिलियन ऐसे करके क्वेश्चन था। एनीवे, सब ग्रहों की रचना इसी समय लगभग हुई। अब देखिए आप कि ये ग्रह कितने दूरी पर अवस्थित हैं, हम समझाने का प्रयास किए हैं। आप देखें, याद करने का तरीका बड़ा आसानी से हमने लिखा है 5 करोड़ वर्ष दूर, 5 करोड़ किलोमीटर, सॉरी 5 करोड़ किलोमीटर दूर हमारा मरकरी माने बुध है। इसका मतलब सूर्य से 5 करोड़ किलोमीटर की दूरी हमारे बुध की, मरकरी की है। सूर्य से वेनस माने शुक्र की दूरी 10 करोड़ किलोमीटर है। अगर हम इसको यहाँ से, हम इतना सारा नहीं लिखे हैं, यहाँ से अगर ऐसे करें यहाँ तक की दूरी, तो ये 10 करोड़ किलोमीटर बैठती है। तो 3, 4 तो आपको बिल्कुल याद हो जाएगा, 5, 10, 15 करोड़ मतलब यहां से यहां तक की दूरी, सूर्य से पृथ्वी तक की दूरी 14.98 है, लगभग 15 करोड़ मान लिए हैं। उसी तरह से 22 करोड़ किलोमीटर दूर है बुध, सॉरी मंगल। उसके बाद आप देख रहे हैं सब 77 करोड़ किलोमीटर, 143 करोड़ किलोमीटर, 143 करोड़ किलोमीटर, 449 करोड़ किलोमीटर, और ये दूर है नेपच्यून माने वरुण। उतना अलग दूर नहीं किया सकता था, इसलिए हमने सटा दिया। और एक चीज देख लें कि जैसे जैसे साइज है वैसे वैसे साइज हमने बनाने का प्रयास किया है। मरकरी से बड़ा है वेनस, बुध से बड़ा है शुक्र, उससे बड़ी है पृथ्वी, उससे मार्स छोटा है, मंगल छोटा है, और जुपिटर सबसे बड़ा है। तो उसके बाद सैटर्न माने शनि है, और ये दोनों लगभग बराबर के ग्रह हैं। एक चीज और देखिए, फिर हमने लिखा है सब जगह कि सैटेलाइट कितने हैं सबके। सैटेलाइट माने उपग्रह, पृथ्वी से उपग्रह मिलने शुरू हो जाते हैं। पृथ्वी के उपग्रह है 1, मार्स के 2, जुपिटर के अभी न्यूली रिसर्च है, लगातार रिसर्च हो रहे हैं। अभी तक प्राप्त 79 जुपिटर के उपग्रह हैं।
उसी तरह से आप देखें सबसे ज्यादा सैटर्न के हैं, शनि के हैं, यूरेनस के 27, नेपच्यून के 14। अब दोस्तों एक और क्वेश्चन उठता है कि प्लूटो भी हमारा ग्रह था, इसकी खोज 1930 में की गई थी, प्लूटो की खोज 1930 में की गई थी और 2006 में इसे आउट कर दिया गया। ग्रहों की परिभाषा को फुलफिल नहीं करता था। ग्रहों की परिभाषा दी गई है कि जो भी ग्रह होगा वो अपना ऑर्बिट में, अपना कक्षा में सूर्य का चक्कर लगाएगा। जैसे देखिए, अगर हम यहाँ पे स्टार को माने, यहाँ पर हम स्टार को माने तो सारे ग्रह इसके चक्कर लगा रहे हैं, ऐसे ही ऑर्बिट बनाते हैं। इसको कहते हैं, ये अगर हम यहाँ पर वेनस को ही लेते हैं, नहीं सॉरी, मरकरी, वेनस और अर्थ, यही है। ये चक्कर लगा रही है, ये इस दिशा में चल रही है, तो ये चक्कर लगाते रहती है, इसका अपना ऑर्बिट है। ये सब ग्रह सूर्य का चक्कर लगा रहे हैं, ये सब अपने अपने ऑर्बिट में चक्कर लगा रहे हैं, कक्षा में चक्कर लगा रहे हैं। इसको कहते हैं, यही है हमारा ऑर्बिट। क्या है? ऑर्बिट माने कक्षा। लेकिन दिक्कत क्या था, ये सारे ग्रहों का अपना अपना ऑर्बिट है, अपने अपने ऑर्बिट ही में चक्कर लगाएंगे। ये जो है अब ऑर्बिट माने, एक और तरह से समझिए, ऑर्बिट माने रास्ता। अपने अपने रास्ते पे ही चलेंगे, सबका पाथ फिक्स है। लेकिन प्लूटो क्या करता था कि नेपच्यून, वरुण के मार्ग में इंटर कर जाता था, इसीलिए वो अपना कंडीशन फुलफिल नहीं करता था। वैज्ञानिकों का, खगोल शास्त्रियों का इंटरनेशनल एस्ट्रोलॉजिकल यूनियन की मीटिंग हुई, IAU इंटरनेशनल एस्ट्रोलॉजिकल यूनियन की मीटिंग हुई प्राग में। प्राग चेकोस्लोवाकिया की राजधानी है। अब तो चेकोस्लोवाकिया विखंडित हो चुका है, लेकिन उस समय एक हुआ करता था, 2006 में एक था। वहीं पर प्राग सम्मेलन में इसे कहा गया कि प्लूटो जो है वो प्लैनेट के कंडीशन को फुलफिल नहीं करता, इसलिए इसको आउट कर दिया गया। अब दोस्त देखिए कि सब अपने अपने ऑर्बिट में घूम रहे हैं, सबका दिशा एंटी क्लॉकवाइज है, लेकिन ईवी का दिशा क्लॉकवाइज है। डिस्टेंस आपने देख लिया कि कितना दूरी पर ये अवस्थित है। अब ये जानने का कोशिश करेंगे कि आखिर इनका आकलन, इनका एज का आकलन बंद हो गया। इसकी एज का आकलन हमको सबसे पहले करना है कि एज का कैलकुलेशन कैसे करते हैं, कैसे फाइंड आउट करते हैं, कैसे पता करते हैं कि कौन ये सौरमंडल की रचना कब हुई, ग्रहों की रचना कब हुई। इससे भी एक क्वेश्चन था बिहार सब इंस्पेक्टर 2019 में, इससे भी एक क्वेश्चन था कि पृथ्वी की रचना कब हुई। अगले वीडियो में हम इस पर डिस्कशन करेंगे ताकि आपको एक कंसेप्ट क्लियर हो जाए, इससे कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। थैंक यू दोस्त। ओके, वेरी वेरी थैंक्स।